Hello everyone, welcome to our channel. In this video, we shall discuss very important issues for UPSC Civil Services Examination 2020. आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, that topic is 15th Finance Commission. ये 15वां जो फाइनेंस कमीशन है, इससे रिलेटेड एक important इशू एनालिसिस है. This analysis is very important. अगर आप हमारी इस नई सीरीज को फॉलो करते हैं तो हम जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज इस पूरी सीरीज में, इस पूरी प्लेलिस्ट में कवर करने वाले हैं, वो आपको यूपीएससी, ना सिर्फ यूपीएससी, आपके स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशंस एंड जहां पे भी आपको चाहे आरबीआई ग्रेड ए, ग्रेड बी एग्जामिनेशंस हो या सेबी का ग्रेड ए एग्जामिनेशन हो, किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन जहां पे एसेज लिखवाए जाते हैं, जुडिशरी में जैसे एसेज आते हैं, तो उन सभी मैटर्स में जहां पे भी आपको जर्नलिस्ट होने की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी जीएस 1 में, जीएस 2 में, 3 में, सब जगह पे आपसे जर्नलिस्ट आइडियोलॉजीज में आंसर्स लिखवाने की कोशिश करती है. तो ऑल दोज एरियाज हमारी ये सीरीज आपको बहुत मदद करने वाली है. डू मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा. इन दिस वीडियो हम 15th फाइनेंस कमीशन की बाल की खाल निकालने वाले हैं. वट एवर हैज बीन डन ऑन 15th फाइनेंस कमीशन, वो सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे. चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या बातें हैं जो हमें 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में जाननी है. These trivia facts, ये जो ट्रिविया फैक्ट्स हैं, ये आपको प्रीलिम्स में जरूर पूछ सकते हैं किसी किसी एग्जाम में, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है. इसको अगर हम बात करें एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा. डू मेक श्योर आप उस वीडियो को भी फॉलो करें. अभी फिलहाल आई एम गोइंग टू do only the analysis of whatever has been decided or whatever has been recommended. This is a very important video. मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, एंड डू मेक श्योर आप वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके की और भी वीडियोस जब भी हम अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए. चलिए, सबसे पहली चीज तो ये कि चेयरमैन कौन है. एनके सिंह जी हैं. एनके सिंह के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट फुल टाइम मेंबर्स हैं, अजय नारायण झा, अशोक लहरी एंड अनूप सिंह. नाउ यूपीएससी ने बहुत समय से पर्सन्स इन न्यूज के ऊपर सवाल पूछना छोड़ दिया है, तो यूपीएससी से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टेट सर्विसेज में पूछ सकते हैं, अदर एग्जाम्स में पूछ सकते हैं. इंपॉर्टेंट नाम है रमेश चंद. नाउ रमेश चंद जी जो है, ही इज अ पार्ट टाइम मेंबर. शक्तिकांत दास जी जब तक आरबीआई के गवर्नर नहीं थे, तब तक वो सर्व कर रहे थे एज अ मेंबर ऑफ कमीशन फ्रॉम नवंबर 2017 से लेके दिसंबर 2018 तक. उसके बाद वो आरबीआई गवर्नर बन गए एंड उसके बाद से ही इज नॉट अ मेंबर एनीमोर. दे वर सपोज टू सबमिट वन रिपोर्ट. अभी तक क्या होता था, सिर्फ एक रिपोर्ट सबमिट होती थी. अगर हम 14th फाइनेंस कमीशन तक की बात करें तो सिर्फ एक रिपोर्ट सबमिट होती थी, लेकिन इस बार से क्या हुआ है कि 2 रिपोर्ट सबमिट करने की बात कही गई है. जो पहली रिपोर्ट है वो सबमिट हो चुकी है. द फर्स्ट रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ रिकमेंडेशंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021. तो जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो अगले साल जाके खत्म होगा, इसके ऊपर पहली रिपोर्ट आई है एंड दैट रिपोर्ट हैज ऑलरेडी बीन टेबल्ड. फरवरी में उस रिपोर्ट को टेबल किया गया था पार्लियामेंट के अंदर. Now, apart from that, जो फाइनल रिपोर्ट आनी है, the final report will be on October 30th 2020. 6 महीने बाद कह लीजिए कि ये एक और रिपोर्ट आएगी 7-8 महीने के बाद. सॉरी, ये सेकेंड मंथ ये हो गया, 10th मंथ ये हो गया, तो 8 महीने के बाद दूसरी रिपोर्ट आएगी 30th of October 2020 को. ये 2021 से लेके 2026 के टाइम पीरियड के लिए होगी. These two facts, अगर यूपीएससी सिंपल क्वेश्चन, लेवल 1 क्वेश्चन पूछने पे आती है, तो ये 2 फैक्ट्स के ऊपर यूपीएससी सवाल पूछ सकती है. पहली चीज तो ये, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि फाइनेंस कमीशन जो है वो 2 रिपोर्ट सबमिट कर रहा है. दूसरी चीज ये, जो फर्स्ट रिपोर्ट है वो आ चुकी है, सेकंड रिपोर्ट अभी टेबल नहीं हुई है. दिस इज अ चेंज फ्रॉम द प्रीवियस कमीशंस एज दे सबमिटेड ओनली 1 रिपोर्ट फॉर 5 years. This time it is, the time period is now 6 years. अब टाइम पीरियड भी जो है वो 6 साल का कर दिया गया है. दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्ट. यूपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड इसके ऊपर सवाल पूछ सकती है, हमने ख्याल रखना है. चलिए, मूविंग ऑन टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स
एनालिसिस देखते हैं जो हमारा मेंस के पर्सपेक्टिव से सब्जेक्टिव तौर पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एसेज में आप यूज कर सकते हैं, दैट इज द फोरमोस्ट थिंग। कभी भी आप फाइनेंस कमीशन को पढ़ें, इस साल पढ़ रहे हैं, अगले साल पढ़ें, तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस को जरूर देखिएगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स में भी सवाल पूछ लेती है एंड समवॉट रिलेटेड मेंस में भी क्वेश्चन पूछती रहती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ यू कोट टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस दैट इज अ वेरी गुड फैक्टर, वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है बटोरने में मदद करता है। थ्री मेजर फंक्शंस जो अभी भी सेम रह रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखे गए हैं, दीज थ्री मेजर फंक्शंस वो कौन कौन से हैं? पहली चीज तो ये कि जो टैक्सेस से प्रोसीड्स आएंगे वो नेट प्रोसीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट्स के बीच में कैसे होगा, राइट? वो फाइनेंस कमीशन 15th फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो स्टेट्स को ग्रांट्स इन एड प्रोवाइड करती थी सेंटर, ग्रांट्स इन एड्स टू द स्टेट्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम, वो भी डिटरमिन किया जाएगा फाइनेंस कमीशन के द्वारा। फाइनेंस कमीशन जो है ग्रांट्स इन एड डिसाइड करेगा। टू मेक रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को क्या रिकमेंडेशंस देनी है? एज टू द मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द फंड ऑफ अ स्टेट, जो स्टेट्स के जो फंड्स हैं उनको ऑगमेंट कैसे किया जाना चाहिए, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से रिलेटेड ये बात कहता है, बताता है कि उनकी ऑगमेंटेशन कैसे होनी चाहिए एंड पर्टिकुलरली अगर बात करें तो कैसे दैट दे शुड सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ लोकल बॉडीज, चाहे वो पंचायत हो चाहे वो म्युनिसिपैलिटीज हो, इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन। नाउ ये जो है ये ऑलरेडी ये कॉमन रहते हैं, दीज all these terms of references they are always common, ये आज तक ये सेम रहते हैं। कारण क्या है? these kinds of things they have already been mentioned in the constitution में ये mentioned है। आपने घर जाके एक काम जरूर करना है, वैसे तो आप घर पे ही होंगे लॉकडाउन की सिचुएशन में, लेकिन आपने एक काम जरूर करना है, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंस कमीशन मैं शॉर्ट में फिनकॉम लिखता हूं, फाइनेंस कमीशन के कौन कौन से फंक्शंस दिए गए हैं। सो दीज फंक्शंस आर समथिंग जो आपको जिस ढूंढ के रखना है। अपने नोट्स बनाइए या अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि जो फाइनेंस कमीशन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फाइनेंस कमीशन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो इसको हम कवर करेंगे अलग से एक सेपरेट वीडियो में, ताकि वो मिक्सचर नहीं हो जाना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो वो एक अलग वीडियो रहेगी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर, वो सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, हम उसमें बहुत डिटेल में जाएंगे। डू मेक श्योर आप उन वीडियोस को भी ध्यान से देखें। Now, any other matter that is referred to it by the president. अब president अगर चाहे तो कोई मैटर जो है उनको रेफर कर सकता है फाइनेंस कमीशन को इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंसेस। दिस चेंजेस इन एवरी फाइनेंस कमीशन। अब ये जो एनी अदर मैटर है, ये प्रेसिडेंट के पास एक लेवरेज होती है, उसकी डिस्क्रिशन होती है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से छींक भी नहीं सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पे सारा काम करता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू द प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन से कुछ चीजों के ऊपर सलाह मांग सकते हैं, रिकमेंडेशंस मांग सकते हैं। तो वो ये अदर मैटर्स इस बार वाले फाइनेंस कमीशन में कौन सी हैं वो देखते हैं। What were these other matters in the 15th Finance Commission? चलिए, The Commission shall review, एक चीज को ध्यान से देखेंगे। The Commission shall review the current status of finances, deficit, debt levels, cash balances and fiscal discipline efforts. तो जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स हैं स्टेट्स के और यूनियन के और स्टेट्स के, तो सारी की सारी चीजों को, चाहे वो डेफिसिट हो, किसी भी चीज की कमती हो, डेट हो, कर्ज के लेवल्स हो, कैश बैलेंसेस हो कि कितना पैसा है, कितना रिजर्व बचा हुआ है, वगैरह वगैरह। फिस्कल डिसिप्लिन की बात करें, फिस्कल डिसिप्लिन में आपका इंपॉर्टेंट एक्ट आ जाता है FRBM एक्ट। FRBM एक्ट जो है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। तो FRBM एक्ट का जो सेक्शन 3 है, यहां मैंने लिखा नहीं है, सेक्शन 3 ऑफ FRBM एक्ट, that is very important and in fact section 3 of FRBM act एक list of things बोलता है, 3 चीजें बताता है जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ये टोटल 4 चीजें होती हैं जो कि बजट के साथ टेबल की जाती हैं बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द डेट जब बजट जो है टेबल किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। तो
तो तीन वो चीजें क्या हैं, मेरा आपसे सवाल है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डू मेक श्योर आप इसे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप दिल्ली जुडिशरी की भी तैयारी कर रहे हैं देन ऑल्सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत टेक्निकल सवाल है, ये मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूं। सेक्शन 3 ऑफ एफआरबीएम एक्ट में आपको वो लिस्ट मिलेगी। 3 का जो क्लॉज 2 है, क्लॉज 4 है, क्लॉज 5 है, इस तरीके से आपको ढूंढने पे मिल जाएगा। सो दिस इज वन क्वेश्चन फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या चीजें अदर मैटर्स में और क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं जो प्रेसिडेंट ने फाइनेंस कमीशन से रिकमेंडेशंस में मांगा। टू रेकमेंड अ फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप, एक ऐसा रोड मैप तैयार किया जाए जिसमें हम फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ जाएं। फिलहाल हम 3% ऑफ जीडीपी जो है अपना फिस्कल डेफिसिट उस पर लिमिट करना चाह रहे हैं। एंड इनफैक्ट 4 + - 2 का परसेंटेज पे आप चाहते हैं कि आपका इन्फ्लेशन रेट लिमिट हो जाए। तो ये फिस्कल कंसोलिडेशन कैसे होगा, किस तरीके से ये जो इम्पॉसिबल ट्रिनिटी है उसको आप अचीव करेंगे। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी क्या है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न। नाउ रिकमेंड अ फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप फॉर साउंड फिस्कल मैनेजमेंट। क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है। इट शुड टेक इनटू अकाउंट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स to adhere to appropriate levels of general and consolidated government debt and deficit levels, कि सेंटर की सरकार, स्टेट की सरकार कितना ज्यादा कंसोलिडेटेड डेट जो है वो ले सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसको जो डेफिसिट लेवल्स हैं किस हद तक मेंटेन करने हैं। ऑल ऑफ दीज विल बी इंक्लूडेड इन द रिकमेंडेशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉस्टरिंग हायर इंक्लूसिव ग्रोथ इन द कंट्री, कैसे पॉसिबल है फिस्कल कंसोलिडेशन के रोड मैप के थ्रू बताएगा फाइनेंस कमीशन, रिकमेंडेशंस देगा। गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। एक चीज तो ये कि ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर्स हो, पहली चीज जहां जहां पैसा खर्च हो रहा है वो सब ट्रांसपेरेंट हो, एफिशिएंटली खर्च हो एंड इक्विटी के बेसिस पे हो। नाउ इक्विटी के बेसिस पे मतलब इक्वल नहीं, इक्विटेबल। इक्विटेबल मतलब ये होता है कि पहली चीज तो ये कि जो खर्च कर रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्टीशिप खर्च करे। दूसरी चीज ये कि जिसका परफॉर्मेंस जैसा है परफॉर्मेंस के बेसिस पे इक्विटेबल तरीके से आप ट्रांसफर करें। नाउ apart from that what all has been recommended, the commission may also examine whether revenue deficit grants should be granted or should be provided at all। तो होता क्या है कि जहां पे स्टेट्स जो हैं, स्टेट्स का जब रेवेन्यू शॉर्टफॉल होता है, स्टेट्स का रेवेन्यू शॉर्टफॉल जब होता है तो स्टेट्स सेंटर से जो है डेफिसिट ग्रांट्स डिमांड करते हैं। सेंटर फिर उनको पैसे देता है और उस पैसे से जो ये रेवेन्यू शॉर्टफॉल होता है स्टेट्स का वो उसकी भरपाई करते हैं। तो कमीशन से सेंटर ने पूछा भैया इनको पैसे देने भी चाहिए कि नहीं देने चाहिए, सुनते तो है नहीं मेरी। चलिए उसके अलावा कमीशन कंसिडर क्या क्या कर सकता है। अभी तक तो ये जो था ये ऑल ऑफ दिस व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड ये था परमानेंसी वाला इशू, ये था जो कि जरूरी था, मैंडेटरी था। अब मे है, अब इसमें मे आ गया, मे वर्ड आ गया जिसमें डिस्क्रिशन हो जाएगी कमीशन की। कमीशन में कंसिडर proposing measurable performance based incentives for the states, जिसके ऊपर बवाल भी खड़ा हुआ था कुछ समय पहले, at appropriate level of government। किन किन एरियाज में, जैसे जहां पे एक्सपेंशन एंड डीपनिंग ऑफ टैक्स नेट अंडर जीएसटी, जीएसटी किन किन लोगों पर लगना है एंड किस हद तक लगना है, उन मैटर्स में अगर हम परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दें तो देने चाहिए नहीं देने चाहिए, इसके ऊपर रिकमेंडेशन देना कमीशन की एक क्या कहते हैं उसे, एक उसकी डिस्क्रिशन है। वो डिस्क्रिशन इज इंपॉर्टेंट। ये जितने भी पॉइंट्स हैं दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज डू मेक श्योर आप ये चीज याद रखें, ऑल दीज पॉइंट्स इनके ऊपर रिकमेंडेशन देना डिस्क्रिशन है कमीशन की। ठीक है जी। अब किन किन चीजों के ऊपर रिकमेंडेशंस दे सकता है, पहली चीज तो ये एक्सपेंशन ऑफ जीएसटी की बात कर सकता है। उसके बाद एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग रिप्लेसमेंट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। रिप्लेसमेंट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने लोगों की ही डेथ हो रही है, तो जितने लोग धरती पर आ रहे हैं उतने ही लोग धरती से जा रहे हैं, तो ये हो जाता है रिप्लेसमेंट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इंप्लीमेंटेशन ऑफ फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया इज वन ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम्स।
उसके बाद डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ इस बार के फाइनेंस कमीशन में डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर रेजिलियंस के ऊपर थोड़ा ज्यादा और थोड़ा बेहतरीन तरीके से इम्पीटस दिया गया है। कारण क्या है कि कोविड 19 ऑलरेडी जो था पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो चुका था उस समय, तो इट वाज कंसिडर्ड नेसेसरी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इनफैक्ट अगर हम अर्बन फ्लड्स की भी बात करें, अर्बन फ्लड्स से भारत जूझता रहता है। कभी चेन्नई में हो जाता है, कभी बिहार में हो जाता है, कभी कहीं हो जाता है, कभी कहीं हो जाता है। तो इस तरीके से दिस हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एंड उसके अलावा एसडीजीज, एसडीजीज किस तरीके से अचीव करना है, एंड जो लोग ज्यादा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिए जाने चाहिए, नहीं दिए जाने चाहिए। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर किस तरीके से, कितनी अच्छे तरीके से हो रहा है। प्रोग्रेस इन इंक्रीजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, कितना अच्छे तरीके से आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मतलब ऐसे एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं जिनमें से प्रोलॉन्ग टर्म पे रेवेन्यूज जनरेट होंगे, रेवेन्यूज जनरेशन होगी, रेवेन्यू जनरेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, एलिमिनेटिंग लॉसेस ऑफ पावर सेक्टर। तो पावर सेक्टर में जो भी ट्रांसमिशन एंड जो टीएनसी लॉसेस हैं, ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, जो लाइन इन लाइन लॉसेस होते हैं उनको कम करना। पावर सेक्टर में जो ट्रांसमिशन कंपनीज हैं, जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, उन सब का लॉस पूरा करना। उसके लिए फॉर एग्जांपल देयर हैज बीन अ स्कीम, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वो स्कीम का नाम क्या है, उस स्कीम का नाम क्या है जो पावर सेक्टर से रिलेटेड है। नाउ हम, हाँ एक और चीज, हम गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड बहुत जल्दी एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। एक एक स्कीम को डिटेल में कवर करेंगे एंड सारी डिटेल्स उसमें होंगी, सारी स्कीम्स उसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। डू मेक श्योर आप उस सीरीज को भी फॉलो करें। हमारी सारी की सारी सीरीज आपके लिए, आपके एग्जाम की तैयारी के लिए, एक एस्पिरेंट के लिए सर्वे सर्वा होने वाली है। हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं कम व्हाट वे। चलिए, इंक्रीजिंग टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज, पहली चीज। promoting savings by adoption of direct benefit transfer and PFMS। PFMS जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है उन लोगों को ज्यादा पता होगा। PFMS is one system जिसको यूज किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए ये एक फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम है। इससे ये चेक्स एंड बैलेंस रखते हैं। इससे फायदा ये होता है कि लीकेजेस कम की जाती हैं, पहली चीज लीकेजेस कम की जाती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एफिशिएंसी बढ़ती है इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में एफिशिएंसी बढ़ती है। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रोमोटिंग डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी को कैसे प्रमोट करना है ये भी कंसिडरेशन रख सकता है कमीशन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय पॉलिसी और रेगुलेटरी चेंजेस, एक तो पॉलिसी इनिशिएटिव से, दूसरा रेगुलेटरी चेंजेस से कैसे प्रमोट किया जाए। ग्रांट्स इन एड टू लोकल बॉडीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज का ख्याल रखना है, जो 1991-92 की जो अमेंडमेंट है ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एंड ये यहां पे बात की जा रही है कि कैसे सीधे तौर पे लोकल बॉडीज को ग्रांट्स इन एड दिए जाए, जहां पे आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, कोऑपरेटिव जगह खत्म हो गई मेरे पास, कोऑपरेटिव यहां नीचे लिख रहा हूं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्टेट लेवल से भी और नीचे ले जाएं, लोकल लेवल पे ले जाएं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लोकल लेवल पे ले जाएंगे अगर आप इसके ऊपर काम करते हैं। वेदर इट इज कंट्रोलिंग और लैकिंग इन इनकरिंग एक्सपेंडिचर ऑन पॉपुलिस्ट मेजर्स, तो किस तरीके से आप पॉपुलिस्ट मेजर्स में कंट्रोल कर सकते हैं, या लैक कर रहे हैं या आप कंट्रोल कर रहे हैं इनकरिंग एक्सपेंडिचर्स को, तो उसको कैसे आपने प्रैग्मेटिक तरीके से अप्रोच करना है। Progress made in sanitation, solid waste management, and bringing in behavioral change to end open defecation. Now, all these factors can be used. ये सलाह थी कमीशन को, भैया आप इसमें से, इन सब चीजों में से यूज करके आप ये बता सकते हो कि क्या हम परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स दें स्टेट्स को। कमीशन शैल यूज द डेटा ऑफ 2011 के सेंसस का डेटा यूज करेगा कमीशन, पहली चीज। नाउ इस वजह से साउथ इंडिया के स्टेट्स, साउथ में और नॉर्थ ईस्ट में बहुत बवाल हुआ था, काफी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। कारण क्या है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने अपने स्टेट्स के अंदर
पॉपुलेशन कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स इतने हद तक, इतने बेहतरीन तरीके से चलाए जिससे उनके यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कर्टेल कर पाए थे। पहली चीज। दूसरा, साउथ इंडिया की अगर बात करें तो साउथ इंडियन स्टेट्स वर परफॉर्मिंग बेटर ऑन सोशल सेक्टर वेरिएबल्स। सोशल सेक्टर से रिलेटेड जो भी वेरिएबल्स है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो गर्ल एजुकेशन हो, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो, वट एवर इट मे बी, इन सारे फैक्टर्स में साउथ इंडिया के स्टेट्स दे वर परफॉर्मिंग बेटर। तो अब ऐसा प्रतीत हो रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को और साउथ के स्टेट्स को कि जो हमने बेटर परफॉर्मेंस की, बेटर परफॉर्मेंस, वो बेटर परफॉर्मेंस जो है हमारे खिलाफ जा रही है। कारण क्या है कि जो लोग बेटर परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें कम पैसे मिलेंगे, जो लोग कम अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं उनको इंसेंटिव ज्यादा मिलेंगे। कारण क्या है कि उनको जरूरत ज्यादा है। ठीक है जी। तो ये सोच जो है साउथ इंडिया के स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को पसंद नहीं आई थी, जिसके खिलाफ थोड़ा बवाल भी हुआ था, थोड़ा कह लीजिए रोष भी व्यक्त किया था इन स्टेट गवर्नमेंट्स ने। लेकिन कमीशन को बोल दिया गया है 2011 का ही डेटा यूज होगा। द कमीशन में देखिए शैल है यहां पे शैल है और यहां मे है। मे मतलब डिस्क्रिशन है, मर्जी है उसकी। शैल मतलब मैंडेटरी है, ये चीज मैंडेटरी है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। चलिए, द कमीशन में रिव्यू द प्रेजेंट अरेंजमेंट्स ऑफ फाइनेंसिंग डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव से रिलेटेड जो बातें कही गई हैं इस फाइनेंस कमीशन के अंदर, वो हम अभी इसी वीडियो में थोड़ा आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। चलिए उससे आगे देखते हैं। अभी रिसेंटली जुलाई 2019 में, पिछले साल जुलाई 2019 में टर्म्स ऑफ रेफरेंस को कैबिनेट ने अमेंड किया था। वो अमेंडमेंट क्या है? पहली चीज तो ये दैट 15th फाइनेंस कमीशन शैल वर्ड अगेन, मैं कीवर्ड्स हाईलाइट करता चलूंगा, आप भी अगर नोट्स बना रहे हैं तो डू मेक श्योर आप भी हाईलाइट कर लें। एंड आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इस प्रेजेंटेशन की पीपीटी भी मिल जाएगी, लिंक है, लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो पीपीटी खुल जाएगी, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। चलिए, इनफैक्ट हमारी हर वीडियो के साथ प्रेजेंटेशन साथ में अपलोड होती है। अगर आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होगी। डू मेक श्योर आप उस बेल आइकन को भी दबा देते हैं अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। सो आप सबसे हम्बल अपील, डू मेक श्योर कि आप इस वीडियो के साथ साथ आप हमारे चैनल को भी अपना सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इस वीडियो को भी एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। नाउ, जो अमेंडेड टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं वो क्या है? इट शैल, कैबिनेट ने बोला कि 15th फाइनेंस कमीशन को कि यू शैल इंश्योर एन अश्योर्ड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टुवर्ड्स डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी इंपेरेटिव्स। तो डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी इंपेरेटिव्स के ऊपर ये बात बोली गई कि इनको किस तरीके से रिसोर्सेज एलोकेट होने हैं, इसको देखो आप, पहली चीज। दूसरा ये बोला कि ये डिसाइड करो कि क्या अपने को एक सेपरेट मैकेनिज्म की जरूरत तो नहीं है फॉर फंडिंग ऑफ डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। जितने भी इंटरनल सिक्योरिटी या डिफेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं या इश्यूज हैं, उनको फंड करने के लिए क्या अलग से मैकेनिज्म की जरूरत तो नहीं है, ये बोला। उसके बाद जो 2020-2021 की जो रिकमेंडेशंस हैं ऑफ फर्स्ट रिपोर्ट, जो पहली रिपोर्ट टेबल की गई, फर्स्ट रिपोर्ट बाय द 15th फाइनेंस कमीशन, चलिए उनकी रिकमेंडेशंस को अब देख लेते हैं। अभी तक हम देख रहे थे टर्म्स ऑफ रेफरेंस, वो सवालात जो कि जिसके जवाब जो हैं हमने 15th फाइनेंस कमीशन से पूछे थे। तो अब जवाब जो आए हैं वो देख लेते हैं। पहली चीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस कैसे होना चाहिए। तो जो पहले पॉइंट की हमने डिस्कशन की थी तो उसमें बोला गया कि जो पहले 42% बोला था, माइंड यू इसके ऊपर 2016 के अंदर सवाल पूछ चुकी है यूपीएससी ने यहां से सवाल पूछा है। तो अभी क्या है कि 42 से घटाकर 41%, 41% जो है परसेंटेज शेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस घटाकर 41% कर दिया गया है बाय द 15th फाइनेंस कमीशन फॉर द ईयर 2020-2021। नाउ, काफी लोग जो हैं वो जो पॉलिटिकल होने की कोशिश करते हैं, मैं आपको हम्बल सजेशन दे रहा हूं कि प्लीज पॉलिटिकल नहीं होइएगा इस पूरे थॉट में, थोड़ा ध्यान से देखिए। नाउ, व्हाट हैज हैपेंड इज कि अभी रिसेंटली 370 का एब्रोगेशन हुआ। ठीक है जी। वो 370 के एब्रोगेशन के बाद जो एक बड़ा राज्य था जम्मू एंड कश्मीर का, अब वो यूटी में तब्दील हो गया। माइंड यू, यूटी एक ऐसी एंटिटी है जिसका खर्चा कौन बियर करता है? सेंटर बियर करता है। तो
जो हिसाब लगाया गया था वो हिसाब ऐसे था कि 370 हटाने से पहले जो जम्मू कश्मीर का खर्चा होता था वो कैलकुलेट किया जाता था, तो इट वाज समवेयर अराउंड 1%। तो 1% के आसपास पड़ता था, 1% से थोड़ा कम था, तो इस वजह से 1% घटा दिया, क्योंकि इसमें 1% से कम वाली जो फिगर थी उसमें एक चीज इंक्लूडेड नहीं थी, और वो था सिक्योरिटी के ऊपर खर्चा। जो इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर जो खर्चा हम बियर करते थे, सेंटर बियर करता था, वो भी अब कम होने वाला था। इस वजह से ये 1% से जो कम एंटिटी थी, ये जो नंबर 1% से कम था, इसको बढ़ा के 1% किया और ये सेंटर के खाते में डाल दिया। तो अब पहले 42 होता था, अब हो गया 41। तो देयर वाज अ 1% डिक्रीज, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है अब टेरिट यूटीज बन गई हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिसोर्सेज मांगेंगे। अब देख लेते हैं क्राइटेरिया फॉर डेवोल्यूशन। ये जो 41% है ना, ये 41%, अगर ये इसको 100 रुपए मान लो, ये 100 रुपए मान लो अगर ये 41% को, तो ये किस किस बेसिस पे डिवाइड होगा, किस किस बिना पे डिवाइड होगा। सबसे पहली चीज, सबसे ज्यादा शेयर है 45% का, मतलब 100 में से 45 रुपए तो इस हिसाब से जाएंगे, किस हिसाब से, इनकम डिस्टेंस से। मतलब इनकम डिस्टेंस क्या है, मान लीजिए कि एक्स स्टेट जो है वो सबसे अमीर है और जेड स्टेट जो है वो सबसे गरीब है, तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के हिसाब से जेड स्टेट को पैसे मिलेंगे, एंड ये पैसे मिलेंगे 45 रुपए में से। ठीक है जी, तो 100 रुपए जो है ये 41%, वो शेयर जो है वो 100 रुपए निकल के आता है। इतना डेवोल्यूशन होना है स्टेट्स के बीच में, तो इन 100 रुपए में से 45 रुपए जो बटने हैं वो इस बिना पे बटेंगे कि उस स्टेट का हाईएस्ट इनकम वाले स्टेट से कितना इनकम डिस्टेंस है। मान लीजिए जो हाईएस्ट इनकम वाला स्टेट है वो महाराष्ट्र है, और वहां पे इनकम जो है पर मंथ पर कैपिटा 1 लाख रुपए निकल के आती है। लेट्स जस्ट से, सिर्फ एक एग्जांपल, यहीं अगर मैं बिहार में चला जाऊं तो बिहार में ये इनकम मान लीजिए पर मंथ पर कैपिटा 15,000 निकल के आती है। तो 1 लाख और 15,000 में 85,000 का गैप आ जाता है, ये आ जाता है इनकम डिस्टेंस। तो इतना ज्यादा, जितना ज्यादा इनकम डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा उसका शेयर भी रहेगा। सो दिस इज समथिंग दैट हैज बीन आस्क्ड। अच्छा, अब 14th फाइनेंस कमीशन में 1971 का सेंसस डेटा होता था, एंड अगर 2011 का डेटा लगाएं तो उस हिसाब से 10% पैसे जो हैं, 10 रुपए, अगर मैं 100 रुपए मानूं तो 10 रुपए पॉपुलेशन बेसिस पे जाने थे, लेकिन अब जाएंगे 15 रुपए। तो 15 रुपए पॉपुलेशन के बेसिस पे बटेंगे। देखिए ये परसेंटेजेस आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर मैं खुद यूपीएससी का पेपर सेटर होता तो मैं भी ऐसा सवाल पूछता कि सबसे ज्यादा क्राइटेरिया किसका है। यू नो दिस, यूपीएससी हैज बीन आस्किंग दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। तो आपने ये देखना है कि सबसे ज्यादा जो शेयर है वो इनकम डिस्टेंस का है, फिर उसके बाद पॉपुलेशन और एरिया का बराबर है, और फिर आप देखें तो परसेंटेज वाइज डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, एंड फिर उसके बाद फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है, एंड लास्टली टैक्स एफर्ट। ठीक है जी, तो इसी तरीके से आपने देखना है। या फिर यूपीएससी में अगर मैं होता तो मैं ये भी सवाल पूछ सकता था कि कौन से 3 नए क्राइटेरिया होंगे जिसके बेसिस पे डेवोल्यूशन होगी। पहला फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, दूसरा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, तीसरा टैक्स एफर्ट। तो ये तीनों के तीनों आपने नोट कर लेने हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जो 3 न्यू क्राइटेरियाज हैं वो क्या है। पहली, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड एफर्ट्स मेड बाय द स्टेट्स, जो स्टेट्स के द्वारा बनाए गए एफर्ट्स हैं, जो एफर्ट्स लिए गए हैं इन कंट्रोलिंग देयर पॉपुलेशन, उसे रिवॉर्ड कीजिए। तो बेसिकली जहां पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जहां तकलीफ हो रही थी उनको यहां पे रिवॉर्ड मिल सकता है। उसके बाद फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो कैलकुलेटिंग द शेयर ऑफ डेंस फॉरेस्ट के ऊपर फोकस करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके की डिटेल्स जो है आपको पता होनी चाहिए। यूपीएससी कहिए या दिल्ली जुडिशरी कहिए, इस तरीके की डिटेल्स पूछ लेती है, हमने ख्याल रखना है। दिल्ली जुडिशरी में बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स दिल्ली जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, एंड यूपीएससी इज द वन ऑर्गेनाइजेशन जो कि दिल्ली जुडिशरी का भी एग्जाम सेट करती है, तो वही सेम लाइंस पे तैयारी करनी चाहिए। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट, टैक्स एफर्ट की अगर हम बात करें, उन स्टेट्स को रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अब देखिए ये 3 अलग अलग क्राइटेरियाज की अगर मैं बात करूं तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कितना है, 12.5, और फॉरेस्ट इकोलॉजी 10, और 2.5 है टैक्स एफर्ट। तो ये 12.5%, ये है 10%, और ये है 2.5%। तो ये किस किस का 12.5, 10 और 2.5% है, ये उस
41% का 12.5% है। बेसिकली अगर इसको मैथ्स की टर्म्स में लिखूं, 12.5 इंटू 41/100 इंटू सारा का सारा टैक्स रेवेन्यू, सारा का सारा टैक्स रेवेन्यू। तो इस हिसाब से आपने कैलकुलेशन करनी है। ठीक है जी। चलिए, टैक्स एफर्ट क्या है? ऐसे स्टेट्स जो कि हायर टैक्स कलेक्शन करते हैं एफिशिएंटली, उनको रिवॉर्ड दीजिए। चलिए, अब आ जाती है बारी ग्रांट्स इन एड की। मैंने बोला था एक एक चीज को डिटेल में हम कवर करेंगे। एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड इन दिस वीडियो। इफ यू फॉलो दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हम इसी तरीके से इन डेप्थ इन डिटेल, हमारा चैनल आप लोगों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। वन स्टॉप सॉल्यूशन। You will not have to open your books, you will not have to open any website, you will not have to open anything apart from these videos. So इस तरीके से we are working very hard to provide to you the most important and specifically designed content. ठीक है जी। चलिए, ग्रांट्स इन एड क्या है? तो 2020-2021 के लिए द फॉलोइंग ग्रांट्स इन एड ग्रांट्स विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट्स। पहली चीज तो ये जो बात की थी हमने, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, फिर उसके बाद ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज और फिर डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स। इसके अलावा कमीशन हैज आल्सो प्रपोज्ड अ फ्रेमवर्क फॉर सेक्टर स्पेसिफिक एंड परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स। एक तो सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स की बात की और परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स की भी बात की। सेक्टर स्पेसिफिक मतलब मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वगैरह वगैरह। सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स, चाहे आप सर्विसेज सेक्टर की बात कीजिए, चाहे आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कीजिए, ऑल दीज आर सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स। एंड देन परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स, परफॉर्मेंस का जो क्राइटेरिया है वो अभी हमने पिछली स्लाइड में कवर किया है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं एक बार वो स्लाइड चला के दिखा देता हूं। दिस इज द डेवोल्यूशन क्राइटेरिया। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स की, इसको आगे भी डिटेल में हम कवर करने वाले हैं। स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स की हम बात करें तो स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स विल बी प्रोवाइडेड इन द फाइनल रिपोर्ट। ये जो है ये 30 अक्टूबर 2020 को रिलीज होने वाली रिपोर्ट के अंदर बताई जाएगी। उस दिन भी हमारी स्पेशल एक वीडियो सीरीज, इसी सीरीज में इंपॉर्टेंट इश्यूज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 में ऐड होगी। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। चलिए, अब देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स क्या है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, फिगर्स क्या है। देखिए, इसके ऊपर यूपीएससी सवाल नहीं पूछने वाले, मैं पहले ही बता रहा हूं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन ट्रिविया है, मुझे बताना जरूरी था। 14 स्टेट्स आर एस्टिमेटेड टू हैव एन एग्रीगेट रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ 74,340 करोड़ पोस्ट डेवोल्यूशन। डेवोल्यूशन के बाद भी 14 ऐसे स्टेट्स होने वाले हैं जिनका एग्रीगेट रेवेन्यू डेफिसिट जो है करीब करीब 74,500 करोड़ रुपए होने वाला है। पहली चीज तो ये। अगर 3 स्टेट्स की, मेजर स्टेट्स की बात करें तो कर्नाटका, मिजोरम और तेलंगाना, तो ये 3 मेजर ऐसे स्टेट्स हैं जिनका सम ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स इट इज एस्टिमेटेड टू डिक्लाइन। ये 3 ही ऐसे स्टेट्स हैं। देयरफॉर स्पेशल ग्रांट्स टू दी स्टेट्स एग्रीगेटिंग 6,764 करोड़ है। तो ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जिनका रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है इट इज एस्टिमेटेड टू डिक्लाइन। पहली बार ऐसा होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट आपने लिख लेना है। ये तीनों स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कर्नाटका, मिजोरम एंड तेलंगाना। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज पे आ जाते हैं। आप लोकल बॉडीज की ग्रांट्स की बात कर लेते हैं। तो टोटल ग्रांट जो लोकल बॉडीज को दी जाने वाली है वो है 90,000 करोड़ रुपए, जिसमें से 60,000 या मैं कहूंगा 61,000 करोड़ रुपए रूरल लोकल बॉडीज को जाएगा, which amounts to 67.5%, and सवा 29,000 करोड़ रुपया जो है वो अर्बन एरियाज को जाएगा। दिस अमाउंट्स टू 32.5%। Now this allocation जो कि grants to local bodies है, this allocation is 4.31% of the divisible pool. What is this divisible pool? It is an increase over the grants for local bodies in 2019-20 which amounted to 3.54% of the divisible pool. तो पिछली बार जो divisible pool था उसमें से जो लोकल बॉडीज को शेयर मिला था दैट वाज 3.5% के आसपास, अब 4.25% के आसपास शेयर मिल रहा है। देयर इज एन इंक्रीज। यूपीएससी यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछ सकती है, हम लोगों ने ख्याल रखना है।
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकती है। जितने भी फैक्ट्स ट्रिवियाज मैं आपको बता रहा हूं कि ये 3 स्टेट्स को जो डेवोल्यूशन है वो कम होगा, डिक्लाइन होगा उनके लिए। बाकी जगह पे अगर हम लोकल बॉडीज की बात करें तो लोकल बॉडीज को जो ग्रांट्स हैं वो उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। द ग्रांट्स विल बी डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एंड एरिया। तो ये जो ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज हैं ये इसके क्राइटेरिया की बात कर रहा है, आपने खास ख्याल रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो लोकल बॉडीज को अगर ग्रांट्स दी जानी है तो वो पॉपुलेशन और एरिया के बेसिस पे डिवाइड होगी। 90% जो पैसा है वो पॉपुलेशन बेसिस पे जाएगा, 10% जो पैसा है वो एरिया के बेसिस पे जाएगा। और ये जो ग्रांट है तीनों के तीनों टीयर्स, दिस इज नॉट टायर, ये टायर नहीं होता है, ये टीयर होता है। 3 टीयर्स ऑफ पंचायत, चाहे वो विलेज लेवल है, ब्लॉक लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, तीनों लेवल्स पे पैसा भेजने की पूरी बात की गई है बाय द फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन। अब बात कर लेते हैं जो तीसरा एस्पेक्ट है, दैट इज ग्रांट्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्क। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने 3 ग्रांट्स इन एड्स की बात की थी, ग्रांट्स इन एड्स फॉर रेवेन्यू डेफिसिट, ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज। अब हम बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स। मैंने बोला था इन सबको डिटेल में कवर करने वाले। तो कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है कि जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फंड जो है, डिजास्टर रिलीफ फंड, चाहे वो एनडीआरएफ है, चाहे वो स्टेट्स के डिजास्टर रिलीफ फंड्स हैं, उसके अलावा आप नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट फंड्स जो है वो सेटअप कीजिए फॉर प्रमोशन ऑफ लोकल लेवल। इसका काम सिर्फ लोकल लेवल पे होना चाहिए, लोकल लेवल मिटिगेशन एक्टिविटीज के लिए, तो आप मिटिगेट कर सकें। हालांकि एनडीआरएफ में, एसडीआरएफ में मिटिगेशन एक्टिविटीज इंक्लूडेड होती हैं, लेकिन आप लोकल स्पेसिफिक हो जाइए जहां लोकलाइजेशन की बात हो रही है। देखिए 15th फाइनेंस कमीशन इज फोकसिंग ऑन दिस आइडिया। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि यूपीएससी इसी तरीके के सवाल मेंस में भी पूछती है। आपने इन टर्म्स को आप ध्यान से करिएगा, दीज आर द काइंड ऑफ टर्म्स। इसमें इनफैक्ट मैं जब हिंदू का एनालिसिस भी करूंगा और इसके ऊपर चर्चा होगी तो हम वहां पे भी ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लोकलाइजेशन की तरफ जा रही है भारत सरकार, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में एक लोकलिज्म या लोकलाइजेशन की अप्रोच हो रही है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जगह पे व्हाट वी कैन से इज एक लोकलाइज्ड फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिल रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। The commission has also recommended retaining of the existing cost sharing patterns जो कि SDRF और NDRF में एग्जिस्ट करता है। वो क्या है, सारे स्टेट्स में 75% जो है सरकार देती है सेंटर की, 25% देती है स्टेट्स की। एंड अगर नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स की बात करें तो सेंटर देता है 90 रुपए, 10 रुपए देता है स्टेट, जो इंडिविजुअल स्टेट है। This National Disaster Risk Management Fund, it has been allocated a sum of rupees 12,390 करोड़ रुपए। ठीक है जी। Grants will be given through following funding windows। 2 प्रकार की विंडोज हैं। पहली चीज तो ये कि मिटिगेशन के लिए 20% पैसा दिया जाएगा, रिस्पॉन्स के लिए 80% पैसा दिया जाएगा। एंड रिस्पॉन्स में भी अगर डिटेल्स में जाएं तो ये 3 एस्पेक्ट्स हैं, इसमें भी 80% का क्या ब्रेकडाउन है वो देख लेते हैं। सबसे ज्यादा पैसा दिया जाएगा फॉर रिस्पॉन्स एंड रिलीफ, उसके बाद रिकवरी के ऊपर उससे कम पैसा दिया जाएगा रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन पे, एंड फिर पैसा दिया जाएगा कैपेसिटी बिल्डिंग पे, कितना, 10%। तो ये सारी चीजें हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये वो चीजें हैं जो आपको कहीं पे भी इतनी डिटेल में नहीं मिलती हैं। मैं सारे रिसोर्सेज को कवर करके आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। इसी तरीके का कंटेंट ही हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। डू मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आई नो मैं बार बार बोल रहा हूं, बट बार बार बोलने से भी मुझे भी अच्छा लगता है। कारण क्या है कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ और इंटरेक्ट भी करूं। तो डू मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। आपको बिना किसी झिझक के, बिना किसी पेन के हम सारी चीजें इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। नाउ जो हमने बात की थी सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स और परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स, जो यहां पे ये बातें की थी आपने देखा होगा, ये है सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स और ये है परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स। अब इनको डिस्कस करते हैं। तो जो सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स हैं वो किन किन सेक्टर्स में दी जाएंगी। तो पहली चीज तो हो गया न्यूट्रिशन, हेल्थ, प्री प्राइमरी एजुकेशन,
प्री प्राइमरी एजुकेशन, इसका ख्याल रखिएगा। यूपीएससी इस तरीके के फैक्टॉइड्स पूछ लेती है और फिर हम सोचते हैं कि भैया सवाल कहां से आया था, सवाल यहां से आया था, हमारी वीडियोस में से आएगा। प्री प्राइमरी एजुकेशन, जुडिशरी भी एक सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट का एक सेक्टर है। रूरल कनेक्टिविटी है, रेलवेज है, पुलिस ट्रेनिंग है, हाउसिंग है। नाउ कंफ्यूजन कहां कहां हो सकती है? पहली चीज तो कंफ्यूजन हो सकती है यहां पे, दूसरी कंफ्यूजन हो सकती है यहां पे। इफ यूपीएससी आस्क्स दिस क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा ये दोनों के दोनों जो ऑप्शंस हैं उस लिस्ट में जरूर होंगे। इनफैक्ट पुलिस ट्रेनिंग के ऊपर भी जो है डाउट हो सकता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, जो परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स हैं वो कौन कौन सी हैं ये भी देख लेते हैं। पहली चीज तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, वो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स में कैसी परफॉर्मेंस है वो इंक्लूड होगी। डेवलपमेंट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो है एक एंटायर स्कीम है, जिस स्कीम में डिस्ट्रिक्ट्स की डेवलपमेंट की बात की गई है। वो हम गवर्नमेंट स्कीम्स, जो हमारी सीरीज शुरू होने वाली है बहुत जल्द, हम इस वीक के अंदर अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स कवर करेंगे, तो उसमें हम कवर करेंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम क्या है। फिर उसके बाद पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के ऊपर होगा। इसमें अगर आप नोटिस करें, ऑल ऑफ दिस इज रिफॉर्म्स, ये सारे के सारे रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, चाहे एग्रेरियन रिफॉर्म्स हो, फिर उसके बाद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में ब्लॉक्स लेवल में डेवलपमेंटल रिफॉर्म्स हो, पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स, एनहांसिंग ट्रेड वाले रिफॉर्म्स जो इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स, फिर उसके बाद इंसेंटिव्स फॉर एजुकेशन। यहां पे प्री प्राइमरी एजुकेशन है, यहां पे एजुकेशन इन जनरल है, तो यहां पे परफॉर्मेंस की बात हो रही है, परफॉर्मेंस बेस्ड है। वहां सेक्टर स्पेसिफिक कि प्री प्राइमरी एजुकेशन वाला जो सेक्टर है उसमें ग्रांट दे दी, यहां पे जैसी परफॉर्मेंस होगी उस बेसिस पे ग्रांट्स डिवाइड होंगी। एंड लास्टली, प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म, तो ये सारे जो है गाइडलाइंस हो सकती हैं फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड एंड सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स के लिए। तो जो फाइनेंस कमीशन है वो इन सारे सेक्टर्स में या इन सारे गाइडलाइंस के अंडर जो है ग्रांट्स डिवाइड कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम, अगर हम उसको देखें तो हमने जो ये पिछली स्लाइड में कुछ स्लाइड पहले देखा था, तो हमने ये देखा था कि ग्रांट्स इन एड जो है वो इस तरीके से प्रपोज कर रहा है कमीशन कि इस तरीके से ग्रांट्स इन एड को डिवाइड करा जाना चाहिए। एंड ग्रांट्स इन एड जो है हमने कवर की थी कि एक रेवेन्यू डेफिसिट के बेसिस पे हो सकती है, लोकल बॉडीज को सीधे तौर पे हो सकती है, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्क के ऊपर भी बेस्ड की जा सकती है। बाकी अगर हम देखें तो सेक्टर स्पेसिफिक और परफॉर्मेंस बेस्ड जो ग्रांट्स हैं, इनकी अमाउंट इट विल बी प्रोवाइडेड इन द फाइनल रिपोर्ट, जो कि 30 अक्टूबर 2020 को आने वाली है। अभी सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के ऊपर कितना पैसा खर्च करना है वो बताया है, अभी सिर्फ इतना बताया कि न्यूट्रिशन के ऊपर आपने 7,375 करोड़ रुपए खर्च करने। चलिए अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट ये फैक्ट। ये जनरली नॉन यूपीएससी एग्जाम्स में सवाल पूछा जाता है, लेकिन यूपीएससी भी कई बार ना स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में ये फैक्टर डाल देती है, ये फैक्ट इंफॉर्मेशन डाल देती है। हमने क्या क्या चीजें याद रखनी है? पहली चीज तो ये, जो आपका इंडिविजुअल स्टेट है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो उस स्टेट के बारे में आप देख सकते हैं। दूसरी चीज, हमें मैक्सिमम देखना है और हमें मिनिमम देखना है। तो ऊपर के दो देख लेते हैं और नीचे के दो देख लेते हैं। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें शेयर ऑफ स्टेट्स इन सेंटर्स टैक्सेस, जो टैक्स डेवल्यूशन है वो किस हिसाब से हो रही है वो देख लेते हैं। तो पहले तो है, सबसे पहले नंबर पे सबसे ज्यादा है यूपी के पास जा रहा है भैया पैसा, योगी जी के पास जा रहा है करीब करीब समवट अप्रोक्सीमेटली 18%, और बिहार में नीतीश सरकार के पास जा रहा है 10%। ठीक है जी, तो पहला रैंक यूपी का, दूसरा रैंक बिहार का। पता ही चलता है क्योंकि दीज आर वर्स्ट हिट एज फार एज डेवलपमेंटल प्रोस्थेटिक्स, डेवलपमेंटल आपके फैक्टर्स एंड वेरिएबल्स आर कंसर्न। एंड तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, ठीक है जी, उसमें करीब करीब 8% के आसपास पैसा जा रहा है। अगर सबसे कम पैसे की बात करें तो सिक्किम के पास सिर्फ 0.39% जा रहा है, बहुत कम है। एंड उसके अलावा सेकेंड लास्ट रैंक है नागालैंड का, जिसमें 0.57% जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप उत्तराखंड से हैं तो यहाँ पे स्टेट की लिस्ट दी हुई है, उत्तराखंड की अलग अलग स्टेट्स की लिस्ट जो है यहाँ पे कवर की गई है, तो इसे आप देख सकते हैं। अगर आप पंजाब का एग्जाम दे रहे हैं तो पंजाब का भी देख लीजिए 1.79, ठीक है जी, और हरियाणा का देख लीजिए 1.08। हरियाणा को पैसे कम मिल रहे हैं भैया, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे देखते हैं रिकमेंडेशंस ऑन फिस्कल रोड मैप। तो जो हमने शुरुआती स्लाइड के अंदर फिस्कल रोड मैप बताने की बात कही थी
कि फिस्कल रोड मैप जो है कमीशन को बताना है, यहां बताया था हमने अदर मैटर्स में, जो कि जिसके ऊपर रिकमेंडेशन देना है। तो उसकी बारी आ गई है। अब देखिए एक एक चीज हमने डिटेल में कवर की। Recommendations on fiscal roadmap. Both central and state government should focus on debt consolidation. मतलब आप जरूरत से ज्यादा डेट ना लें, जो भी कर्ज आप ले रहे हैं वो एफिशिएंटली खर्च होना चाहिए, कैपिटल एसेट्स क्रिएट होने चाहिए वगैरह वगैरह। और FRBM एक्ट जो है उसकी कंप्लायंस जो है इंश्योर करनी पड़ेगी। Ensure the compliance of FRBM Act. Both central and state governments should focus on debt consolidation, comply with the fiscal deficit and debt levels as per, यहाँ एक एक्स्ट्रा हो गया, टाइप करते हुए गलती हो गई, आई एम सॉरी, as per their respective fiscal responsibility and budgetary management acts, FRBM acts. Center और state governments दोनों को they should make full disclosure of extra budgetary borrowings. Extra budgetary borrowings क्या होती हैं? ये वो borrowings होती हैं जो बजट से बाहर आप फाइनेंस करने के लिए जो है मांगते हैं, जो कर्ज लेते हैं। The outstanding extra budgetary liabilities should be clearly identified and eliminated in a time bound manner. तो आप बजट से ज्यादा ना पैसे जो है उधार लें, इसकी कोशिश होनी चाहिए। इस तरफ आपने टाइम बाउंड मैनर में एलिमिनेशन ऑफ दीज एक्स्ट्रा बजटरी लायबिलिटीज करते हुए जाना है। तो ये फिस्कल रोड मैप तैयार करके दिया है फाइनेंस कमीशन ने, स्टेट्स के लिए भी और सेंटर के लिए भी। एक्सपर्ट ग्रुप टू ड्राफ्ट लेजिस्लेशन टू प्रोवाइड स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क। ऐसा स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जाए किसके द्वारा? एक एक्सपर्ट ग्रुप के द्वारा, फॉर साउंड पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, साउंड PFMS। PFMS, तो PFMS एक साउंड सिस्टम तैयार हो दैट विल प्रोवाइड फॉर बजटिंग, अकाउंटिंग, ऑडिट भी, ऑडिट के स्टैंडर्ड्स कितने होने चाहिए टू बी फॉलोड एट ऑल लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो मतलब सेंटर, स्टेट एंड उसके बाद लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज, दोनों। तो हर लेवल पे ये जो साउंड पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का जो स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है वो फॉलो किया जाए। नाउ टैक्स रेवेन्यूज ऑफ स्टेट्स एंड सेंटर की अगर हम बात करें, टुगेदर इट स्टूड एट 17.5% ऑफ GDP। तो हमारा जितना टैक्स रेवेन्यू है अगर उसको परसेंटेज ऑफ GDP देखें तो वो 17.5% है, 17.5%। इंडिया की जो टैक्स कैपेसिटी है इट हैज लार्जली रिमेन्ड अनचेंज्ड। तो यूपीएससी पिछले 3-4 सालों से ये इस तरीके के सवाल पूछ रही है, तो आपने ध्यान रखना है पिछले 1990 से अगर हम बात करें, इट हैज लार्जली रिमेन्ड अनचेंज्ड। अगर कहीं यूपीएससी सवाल में पूछ ले और बोले कि भैया जो टैक्स कैपेसिटी है भारत की इट हैज इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं हुई है, ऑलमोस्ट सेम रही है, ग्राफ ऐसे चला है, ऐसे नहीं चला है। ठीक है जी, थोड़ा ख्याल रखिए। स्टेप्स शुड बी टेकन टू इंक्रीज, क्या इंक्रीज करना है? स्टेप्स शुड बी टेकन टू इंक्रीज। पहली चीज, जो टैक्स बेस है, कितने लोग टैक्स के दायरे में आते हैं, उसे बढ़ाना है। स्ट्रीमलाइनिंग टैक्स रेट्स, ऐसा नहीं कि 36,000 टैक्स रेट्स हैं, इसके ऊपर अलग टैक्स रेट है, उसके ऊपर अलग टैक्स रेट है, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो, ये नहीं होना चाहिए। इंक्रीजिंग द कैपेसिटी एंड एक्सपर्टीज ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो हो रही है वो ज्यादा एफिशिएंटली हो हर लेवल पे सरकार की। चलिए आगे चलते हैं। जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो जो शॉर्टफॉल आ रही है जीएसटी कलेक्शन में उसे दूर किया जाए कंपेयर टू ओरिजिनल फोरकास्ट। तो फोरकास्ट होता है 100 रुपए का, पैसे आते हैं 90 रुपए, तो ये 10 रुपए का जो गैप आ जाता है, तो इसको हम एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग से दूर करते हैं, एब से दूर करते हैं। एब वैसे एक ज्योग्राफिकल वर्ड है, ज्योग्राफी का वर्ड है, ज्योग्राफी की टर्म है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एब होता क्या है और किस से रिलेटेड होता है। क्या ये हवा से रिलेटेड है, क्या ये पानी से रिलेटेड है, जमीन से रिलेटेड है, ये बताइएगा मुझे एब क्या होता है। अच्छा, तो ये एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग्स के थ्रू लेने शुरू कर देते हैं, तो वो और तकलीफ। अच्छा, हाई वॉलेटिलिटी इन कलेक्शंस, कभी ज्यादा हो गए कभी कम हो गए, तो ये वॉलेटिलिटी को शांत करना, पता हो कि भैया इतने आने तो इतने आने ही आने। ठीक है जी। accumulation of large integrated GST credit, तो जो क्रेडिट करना है वापस आपने, वो इंटीग्रेटेड जीएसटी जो आपने क्रेडिट करना है वो एक्यूमुलेशन ज्यादा हो रही है। ठीक है, उसके अलावा ग्लिचेस इन इनवॉइस एंड इनपुट टैक्स मैचिंग, तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये जीएसटी में
जो इम्प्लीमेंटेशन में जो लूप होल्स हैं उसको दूर करने की बात कर रहे हैं। जीएसटी इंप्लीमेंटेशन लूप होल्स, ये सारे लूप होल्स हैं, डिले इन रिफंड्स वगैरह वगैरह। The commission observed कि जो the continuing dependence of states on compensation from central government, 21 states out of 29 states in 2018-2019 ये ऑलमोस्ट डिपेंडेंट थे सेंटर के ऊपर फॉर मेकिंग अप फॉर द शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू कंसर्न। तो ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स जो है ये कम होनी चाहिए बेसिकली थ्रू द टाइम। इट सजेस्टेड, फाइनेंस कमीशन ने सजेशन दी कि जो स्ट्रक्चरल इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, इंप्लीकेशंस ऑफ जीएसटी हैं फॉर लो कंजम्पशन स्टेट्स नीड टू बी कंसिडर्ड। तो जो इंप्लीकेशंस ऑफ जीएसटी हैं, स्ट्रक्चरल इंप्लीकेशंस, पर्टिकुलरली ऐसे स्टेट्स में जहां पे कंजम्पशन लेवल्स कम है, जो गरीब, जिसको हम अगर लेमैन्स टर्म में बोलें तो गरीब प्रांत हैं, जो गरीब प्रांत हैं वहां पे कंजम्पशन लेवल्स कम है, तो वहां पे इसकी इंप्लीकेशंस को सुधारा जाना चाहिए जो स्ट्रक्चरली एग्जिस्ट करती। फाइनेंसिंग ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, तो जहां सरकार ने ये पूछा था कि भैया आपको अदर मैटर्स में मैं ये पूछता हूं कि क्या हमें अलग से एक फंड क्रिएट करना चाहिए क्या, जो आप सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और डिफेंस रिलेटेड मैटर्स में क्या हमें एक अलग एक फंड या एक मैकेनिज्म फंडिंग के लिए शुरू करना चाहिए। तो कमीशन ने क्या कहा, कमीशन ने कहा कि भैया मैं एक बार डिफेंस मिनिस्ट्री से बात कर लेता हूं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कमीशन को बोला, कमीशन को क्या बोला डिफेंस मिनिस्ट्री ने, सेटिंग अप ऑफ अ नॉन लैप्सेबल फंड। जो फंड होना चाहिए वो नॉन लैप्सेबल होना चाहिए, सेस के तरीके से लेवी होना चाहिए, मोनेटाइजेशन ऑफ सरप्लस लैंड होके अदर एसेट्स को भी आप मोनेटाइज कीजिए, सरप्लस लैंड हो, अदर एसेट्स हो, वहां से आप पैसा जनरेट कीजिए। एंड उसके बाद टैक्स फ्री डिफेंस बॉन्ड्स हैं वो इशू करना शुरू कीजिए। एक नया इंस्ट्रूमेंट प्रपोज किया डिफेंस मिनिस्ट्री ने कि इन सब तरीकों से आप पैसा जो है मार्केट से उठा सकते हैं। उसके अलावा यूटिलाइजिंग प्रोसीड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट्स, जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, डिफेंस की पीएसयूज हैं, सरकारी कंपनीज हैं, उसमें अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वहां से जो पैसा आ रहा है उसको उस नॉन लैप्सेबल फंड में डाल दीजिए। तो डिफेंस मिनिस्ट्री की ये सलाह थी। तो कमीशन ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, आपसे तो सलाह ले ली मैंने, तो हम ऐसा करते हैं कि एक एक्सपर्ट ग्रुप बिठाएंगे, एक एक्सपर्ट ग्रुप बिठाएंगे जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन तीनों मिनिस्ट्री से इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, जो सीनियर लेवल के ऑफिशियल्स हैं वो बैठेंगे, एक्सपर्ट्स बैठेंगे एंड दे विल एग्जामिन दीज प्रपोजल्स, और अगर कोई अल्टरनेटिव फंडिंग मैकेनिज्म की जरूरत होगी तो वो सलाह दे देंगे। अब इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। आपको मैंने जो जो चीजें, जो जो फैक्ट्स बताए हैं, प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी हैं फॉर यूपीएससी एज वेल एज जुडिशरी, आप लोग ख्याल रखिएगा, उन चीजों को अलग से नोट कीजिएगा। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू मेक श्योर कि आप वो सुंदर सा वो जो बेल आइकन होता है उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड डू वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन फाइनेंस कमीशन, जिसमें हम एज अ बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ फाइनेंस कमीशन जो है वो डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हमारी जो तीसरी वीडियो होगी फाइनेंस कमीशन के ऊपर, उसके लिए आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि वो 30 अक्टूबर के बाद आएगी। उस समय जो रिपोर्ट होगी उसे हम डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो में कोई भी आपको डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स के आंसर्स वहीं के वहीं कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कमिंग टू आवर चैनल। हमारे इस चैनल को भी शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी इस मुहिम को पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच।